आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। आज हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा गजनी वंश और गौरी वंश। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं गजनी वंश। गजनी वंश की स्थापना 932 ईस्वी में अलप्तगिन ने की थी। अलप्तगिन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की नींव डाली थी और राजधानी बनाई थी, वो गजनी ही बनाई थी। क्योंकि राजधानी क्या, गजनी ही। अब देखना, 932 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और राजधानी गजनी ही बनाई। अलप्तगिन की मृत्यु के पश्चात 972 से 977 के बीच में पृथ्वीगिन शासक आता है। पृथ्वीगिन के समय ही भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण होता है। पृथ्वीगिन के समय भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण होता है। और तुर्क आक्रमण होता कहाँ है? पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल सिंह पर। और इस युद्ध में जयपाल सिंह की विजय हो जाती है। इस पृथ्वीगिन की मृत्यु के पश्चात में 977 ईस्वी में गजनी पर राज करता है सुबुक्तगिन। ये सुबुक्तगिन कौन था? यानी अलप्तगिन का दामाद या उसका शिष्य था। ओके, इस सुबुक्तगिन के ही 971 ईस्वी में जन्म लेता है महमूद गजनी। ओके, और महमूद गजनी 998 में इस गजनी के ऊपर राज करता है। मोहम्मद गजनी जैसे ही राजा बनता है तो बगदाद के खलीफा ने इसे यमून उद दौला व यमीन उल मिला की उपाधि दी थी। किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनी को यमीन उद दौला व यमीन उल मिला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार अटैक किया और इसके अटैक करने का कारण था धन प्राप्ति। ओके, धन प्राप्ति अटैक करने का कारण था। महमूद गजनी भारत पर पहला अटैक 1000 ईस्वी में करता है। पेशावर के निकट कुछ भागों को अपनी ओर मिला लेता है। 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल सिंह पर वापस अटैक करता है और 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध मूर्तिवाद का हमला को महत्वपूर्ण जीत बताता है। महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण अटैक था वो 1025 ईस्वी में था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटता है। ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र गुजरात में महमूद गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटता है। उसके बाद में 1027 ईस्वी में महमूद गजनी भारत पर लास्ट अटैक करता है जाटों के विरुद्ध। ओके, लास्ट अटैक महमूद गजनी का। 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि सुल्तान की पदवी लेने वाला भारत का प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। याद रखना। ओके, महमूद गजनी के दरबार में 4 कवि थे। एक का नाम था अलबरूनी, एक का नाम था फरदौसी, एक का नाम था उतबी और एक का नाम था फरूखी।
कौन कौन थे महमूद गजनी के दरबार में? अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी। अब महमूद गजनी के बाद में गौर वंश का शासक आता है मोहम्मद गोरी। सुनो कैसे। गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य हुआ करता था गौर, जिस पर 1173 में राज किया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम अटैक करता है मुल्तान के विरुद्ध। ओके, और 1178 में पाटन गुजरात को लूटता है। ओके, पाटन गुजरात का शासक था भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय इस मोहम्मद गोरी को हरा देता है। मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मोहम्मद गोरी अपना राज्य है वो 3 अपने दासों के अंदर दे देता है। 3 दासों, जिसमें एक का नाम था यलदौज, एक का नाम था यलदौज, एक का नाम था कुबांसा, और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यलदौज को देता है सिंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सिंध क्षेत्र। कुबांसा को देता है मुल्तान का क्षेत्र। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है भारत का क्षेत्र। भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व तराइन के द्वितीय युद्ध में से शुरू होता है, यानी मुसलमानों का भारत में आगमन तराइन के द्वितीय युद्ध से शुरू हो जाता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। 1194 में मोहम्मद गोरी चंदवार का युद्ध लड़ता है, और चंदवार के युद्ध में जयचंद को हरा देता है। ओके, ये होता है मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद की पराजय हो जाती है। अब आती है दिल्ली सल्तनत। अब ये सुनो, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश राज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का दूसरा नाम होता है मुमलक वंश, जिसने राज किया था 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा वंश आता है जिसका नाम होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का राज करता है 1290 से 1320 के बीच में। खिलजी के बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश राज करता है 1320 से 1398 के बीच में। तुगलक के बाद में आता है शैद वंश। शैद वंश राज करता है 1414 से 1451 के बीच। और उसके सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश, और लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 के बाद में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें लोधी वंश के लास्ट शासक इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ से मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मुगल साम्राज्य वहाँ से स्थापित हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं इस गुलाम वंश या मुमलक वंश की। सुनो, गुलाम वंश या मुमलक वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक। इस पूरी दिल्ली सल्तनत की भाषा थी वो थी फारसी, और फारसी के अंदर इस गुलामों को कहा जाता था बंदगा, और बंदगों का मतलब होता है सैनिक सेवा। ओके, सैनिक सेवा। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक करता है और राजधानी लाहौर बनाता है। ओके, लाहौर बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुब मीनार की नींव डाली थी। सिर्फ कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन इस कुतुब मीनार को पूरा करने का काम करता है इल्तुतमिश।
अब आगे पढ़ते हैं। ये इल्तुतमिश कौन है? पहले इतनी बात ध्यान में रखो कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है उस समय पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में जीत जाता है तो उसने दिल्ली के अंदर राव पिथौरागढ़ का किला बनाया था। किसका? पिथौरागढ़ का किला बनाया था, पिथौरागढ़ का। उस पिथौरागढ़ के किले को तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर कवात उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है, जो भारत की प्रथम मस्जिद थी, जिसका नाम है कवात उल इस्लाम। ओके, कवात उल इस्लाम प्रथम भारत की मस्जिद थी। साथ में ही 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाता है। याद रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इस 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार का नाम था अबू बकर। कौन था? अबू बकर 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। अब सुनो, ये बख्तियार खिलजी कौन था? गुप्त वंश के अंदर कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था और पाल वंश के अंदर धर्मपाल ने विक्रमाशील विश्वविद्यालय बनाया था। इन दोनों को नष्ट करने का श्रेय इस बख्तियार खिलजी को जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति या उसका दास था। ओके, इतिहास के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला, इसे बोला जाता था लाख बख्श। 1210 ईस्वी को चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी को चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। इसका अगला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का अगला शासक था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसीलिए उसने केवल 8 महीने तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। 1211 को दिल्ली का महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश सबसे पहले राजा बनते ही क्या किया? 1211 में ही भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कर दी। लाहौर से दिल्ली कौन लाया? इल्तुतमिश। और लाहौर किसने दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, इसने सबसे पहले कुतुब मीनार को पूरा किया। किसने किया कुतुब मीनार को पूरा? इल्तुतमिश ने। इसने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। साथ में इसने एक इक्ता प्रणाली चलाई। अब सुनो, ये इक्ता प्रणाली क्या है? सुनो, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली का मतलब है सैनिक, जो भी राजा के सैनिक या उनके मतलब अन्य अधिकारी होया करते थे, उन्हें वेतन के बजाय भूमि दी जाती थी, वो होया करती थी इक्ता प्रणाली। वेतन न देकर भूमि देना क्या है? इक्ता प्रणाली है। ओके, वेतन न देकर भूमि देना ही क्या है? इक्ता प्रणाली। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे बोला जाता था तुर्कान ए चहलगामी। क्या बोला जाता था? तुर्कान ए चहलगामी बोला जाता था। 40 सरदारों का संगठन होया करता था। इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की संवैधानिक प्राप्ति करने वाला भारत का प्रथम शासक था इल्तुतमिश। यानी सुल्तान को मतलब
संवैधानिक कर दिया या वैधानिक कर दिया का या पदवी देनी ही चाहिए जो दिल्ली के ऊपर राज करेगा। ओके, इस इल्तुतमिश की शादी होती है, वो होती है शाहतुर्कान के साथ। किसके साथ होती है? शाहतुर्कान के साथ। और शाहतुर्कान के दो होते हैं, एक का नाम होता है रुकुनुद्दीन खिलजी और एक का नाम होता है रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है, इसकी मृत्यु, इसको मारता कौन है? चंगेज खां। याद रखना, चंगेज खां इतिहास के अंदर सबसे श्रापित और सबसे वरदानिक राजा था। मतलब यो ही सबसे बेस्ट और यो ही सबसे खराब, मतलब सबसे बढ़िया और सबसे घटिया राजा कौन होया करता था? चंगेज खां होया करता था। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी भी बनवाया था, हौज ए सुल्तानी। ओके, अब इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी रुकुनुद्दीन खिलजी होता है। रुकुनुद्दीन खिलजी पर अमीर जो तुर्क होया करते बार बार अटैक करते, तो कई दिन तो इसकी माँ शाहतुर्कान इसके साथ रही, परंतु फिर रुकुनुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है और उसके बाद में 1237 से रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत को संभालती है। रजिया सुल्तान ने राजा बनते ही सबसे पहले क्या किया? इसने जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर नियुक्त किया। अमीर-ए-अखूर क्या होता है? घोड़ों का सरदार होता है। जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर नियुक्त किया रजिया सुल्तान ने। इसने दरबार में चोगा मतलब चोड़ो और कुला का मतलब होता है टोपी पहननी शुरू कर दी। सामंत तुर्कों को साथ देने के कारण अमीर तुर्का 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं केथड़ के पास। अब ये सामंत कौन होते हैं बताओ? सामंत रजिया का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ हुआ था। से 1242 के बीच में दिल्ली के ऊपर राज करता है बहराम शाह। फिर 1242 में बहराम शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है और 1242 से 1246 के बीच में अलाउद्दीन मसूद शाह रहता है। इस अलाउद्दीन मसूद शाह को बलवन, जिसे इतिहास में बाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, जिसे दिल्ली का उदारक बोला जाता है, ये था बलवन। ये 1242 से 1246 के बीच में अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। और उसके बाद में अगला राजा बनता है 1246 में नसरुद्दीन महमूद शाह। जब राजा बनता है नसरुद्दीन महमूद शाह, उस समय बलवन यहाँ का प्रधानमंत्री होता है और बलवन अपनी पुत्री का विवाह इस नसरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर शिखर जीवन बिना टोपी का राज करो नसरुद्दीन महमूद शाह। 1266 में बलवन दिल्ली का शासक बनता है। 1266 में बलवन का वास्तविक नाम था बाहुद्दीन। इस बलवन को नसरुद्दीन महमूद शाह ने उलग खां की उपाधि दी थी। उलग खां की उपाधि दी थी बलवन को। इसने नवरोज महोत्सव चलाया, सिजदा व पेबोस नामक प्रथा चलाई। अब सुनो, ये सिजदा व पेबोस प्रथा क्या होती है? यानी सिजदा व पेबोस प्रथा होती है राजा के सामने झुककर उसका
प्रणाम करना, यही सिजदा व पेबोस होती है। पेबोस का मतलब पैर झुकाकर, सिजदा का मतलब सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करना है। ये क्या होते हैं? सिजदो व पेबोस नामक प्रथा होती है। इसने लोहे रक्त नीति अपनाई और नवरोज महोत्सव चलाया, सिजदा व पेबोस चलाया, लोहे व रक्त नीति बनाई और इसीलिए इसे दिल्ली का उदारक बोला जाता है। दिल्ली का उदारक। याद रखना, इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 सरदारों का जो संगठन था, तुर्कान चेहलगाम, उसे नष्ट करने का काम इस बलबन ने किया था। 1290 में इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था शैमुद्दीन केमर्स। कौन? शैमुद्दीन केमर्स। इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था शैमुद्दीन केमर्स और 1290 में इस गुलाम या मुमलक वंश की नष्ट हो जाता है 1290 में। अब इस बलबन के दरबार में ही अमीर खुसरो व अमीर हसन नाम के दो कवि रहे करते थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन और अमीर खुसरो का जन्म 1254 में यूपी में हुआ। इसे इतिहास में तोतिया हिंद व सितार कबाली वादक माना जाता है। कबाली मतलब सितार वादक व तोतिया हिंद के नाम से अमीर खुसरो फेमस है, जिसका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। 1254 यूपी में इसका जन्म हुआ। अब इसके बाद में अगला वंश आता है जिसका नाम होता है खिलजी वंश, जो रहता है 1290 से 1320। ओके।